आप संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जी। तो आप संविधान सभा को क्यों नहीं फिर से गठित करते और एक एक जो है उसके ऊपर, और संविधान सभा में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे और तमाम मौलाना लोग भी थे। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करके आप संविधान के एक एक धारा पर फिर से बहस कराइए। जो ब्रिटिशियर्स ने जो कानून बनाए, क्या उसका विकल्प के रूप में इनके पास इतने विद्वान हैं कि इस तरह के कानूनों में बदलाव कर सकें? जिस ढंग से संविधान सभा में डिस्कशन हुआ और जिस ढंग से संविधान बनाया गया, क्या इतने ये योग्य हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये कि संविधान बदल दें और संविधान बदलने के बाद कोई बहुत अच्छा संविधान दे सकें? मुझे इस सारी चीजों पे शक है और मुझे लगता है कि संविधान बदलने की जो कोशिश है, ये एफर्ट्स जो है एक फ्रस्ट्रेशन का एफर्ट्स है। शायद इनको लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है और सरकार जाने से पहले, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कहा कि मैं सत्ता ही नहीं दूंगा, इनकार कर दिया था सरेंडर करने से, आपको याद होगा, बाइडेन की जीत के बाद। तो क्या इस तरह के मतलब कि जो इनको कहीं ना कहीं से महसूस होने लगा है कि हमारी सरकार जा सकती है, अब क्या किया जाए, कैसे सरकार बचाया जा सके, एक फ्रस्ट्रेशन है इनमें, तो ये इस तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान बदलने में इस देश के अंदर सफल हो पाएंगे। आरएसएस को शुरू में से ही संविधान में विश्वास नहीं है। आरएसएस के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि 2001 तक जो है नागपुर के मुख्यालय पर आरएसएस के झंडा भी नहीं फहराया जाता था, जो तिरंगा है। 2001 के बाद से जो है वो झंडा फहराना शुरू हुआ मनमोहन सिंह के टाइम में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इस तरह के लोग हैं जो कांग्रेस की सरकारों में भी मलाई खाते रहे हैं, वो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उस समय वो कांग्रेस के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों को एग्जिस्टेंस कैसे होता है, किस तरह से लोग सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है विवेक देवराय साहब के बारे में। आंतरिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता जैसे शब्द सदैव से चुभते रहे। संविधान का बदलना या संविधान की सुरक्षा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सार्वजनिक सभाओं में पिछले 10 सालों में आपने अगर सुना है हमें, तो लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की आस्था संविधान में नहीं है, वो संविधान को बदलना चाहती है। लगातार सीरीज भी आपने अम्बेडकरनामा पर देखा है कि किस तरह से पिछले 10 सालों में संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, संविधान समीक्षा समिति। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, दलित राष्ट्रपति थे। उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, कुछ नहीं हो पाया, बहुत किरकिरी हुई, वापसी। उसके बाद जब 2014 में फुल फ्लेजेड वापसी हुई बीजेपी और संघ परिवार की, तब से आप धर्म संसद भी देख रहे हैं। तब से लगातार कई नेता जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन, उनका भी आपने सुना होगा भाषण। इसके अलावा खुलेआम कई नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ताजा मामला प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरपर्सन विवेक देव रॉय का है। मिंट में उन्होंने लेख लिखा और संविधान को बदल देने की बात कही। अगर संविधान बदलेगा तो यहाँ के जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ऐसे लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका बीपी, शुगर, मोटापा सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि आरक्षण वगैरह खत्म हो जाएगी, गांव की ओर प्रकृति के गोद में भेज दिया जाएगा। हल जोतेंगे, मजदूरी करेंगे, तो जाहिर है ये सब मिडिल क्लास की बीमारियां जो है पिछले 70-75 साल में जो आई है मिडिल क्लास बनने से, शायद वो ठीक हो जाए। तो क्या उनको पुनः प्राकृतिक युग में प्रकृति के पास भेजने की तैयारी? क्या है इसके कानूनी मायने? क्या मैं कुछ बोलूं तो वो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अंकुश है, मेरे ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के सहमति के बगैर कैसे उनके एक नजदीकी व्यक्ति इस तरह का लेख पब्लिक डोमेन में लिख सकते हैं? क्या उनपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई उनपे एक्शन नहीं होनी चाहिए? भारत का संविधान क्या कहता है? सीधे और सीधे संविधान को नकार देना, उसको खारिज करने की बात करना,
क्या यह आपराधिक एक्टिविटी नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट्स लोगों के नहीं बदले जाएंगे? महिलाओं के साथ क्या होगा? क्या मनुस्मृति लागू होगा? मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो फिर ठाकुर साहब जैसे हमारे वरिष्ठ साथी जेपी सिंह साहब, वो तो फिर सेकंड कैटेगरी में रहेंगे, पढ़ने लिखने का अधिकार तो खत्म ही हो जाएगा। बहरहाल, इस एपिसोड में जेपी सिंह साहब के साथ फिर हूं, और चूंकि वो लॉ के स्टूडेंट रहे, लॉयर भी हैं, पत्रकार होने के साथ साथ, तो इसके कानूनी पक्ष और सामाजिक आयाम क्या होंगे, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है सर, नमस्कार जी नमस्कार। देखिए सर, दक्षिणपंथी ताकतों को इस देश में, इससे कोई जो है इनकार नहीं कर सकता कि देश में अगर जो है वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा का मतलब किसी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना नहीं है, नहीं है। और दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब है कि कोई दक्षिणपंथी पार्टी का चमुनिया मेंबर होना नहीं है, विचार से दक्षिणपंथी है। जी तो जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, वो जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है और जब से जनता पार्टी ने उसमें संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी के तमाम संशोधनों को निगेट किया था और कुछ शब्द जोड़े भी थे, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कर दिया था, तो कुछ लोगों को संविधान की प्रस्तावना में दर्ज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता जैसे शब्द सदैव से चुभते रहे। और आरएसएस को शुरू में से ही संविधान में विश्वास नहीं है। आरएसएस के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि 2001 तक जो है नागपुर के मुख्यालय पर आरएसएस के झंडा भी नहीं फहराया जाता था, जो तिरंगा है। 2001 के बाद से जो है वो झंडा फहराना शुरू हुआ, और अब आरएसएस के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जी तो आप संविधान सभा को क्यों नहीं फिर से गठित करते? और एक एक जो है उसके ऊपर, और संविधान सभा में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे, और तमाम मौलाना लोग भी थे। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करके आप संविधान के एक एक धारा पर फिर से बहस कराइए। जी आप चोर दरवाजे से क्यों आना चाहते हैं? और देखिए, मैं अम्बेडकर नामा के दर्शकों को एक बात बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह संविधान के उसका माहौल उड़ा करके मतलब प्रशासनिक रूप से, संसदीय रूप से बिना संविधान सभा का गठन किए इन्होंने जम्मू कश्मीर का में 370 जो तथाकथित हटाया और उसको 3 टुकड़ों में बांट के केंद्र शासित कर दिया। इससे इनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी निगाह सुप्रीम कोर्ट के जो है उसके ऊपर टिकी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर संविधान और कानून के शासन के आधार पर फैसला नहीं दिया, तो ये भारत के लिए या भारत की जनता के लिए, इंडिया के लिए ये बहुत ही, आपका समझ लीजिए कि विस्फोटक और बहुत ही नुकसानकारी साबित होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि तब इनको लगेगा कि हम पार्लियामेंट में आसुरी बहुमत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। संशोधन करना एक बात है और पूरा संविधान बदलना एक बात है, क्योंकि पूरे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके बारे में फैसला है, उसके बारे में यह है कि इसको आप नहीं बदल सकते, इस मूल स्वरूप को आप नहीं बदल सकते। तो ये सारी निगाह इनकी वहां पर टिकी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। अब विवेक दोबराय साहब जो आर्थिक परिषद के सदस्य हैं, आर्थिक सलाहकार उसके, मोदी जी के, उन्होंने नए संविधान की बात कही है। अब ये बेमतलब नहीं है कि 15 अगस्त के दिन जो छपा था लेख मिनट में, उसमें उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर इस बात को अगर रखना हो तो फिर इससे सटीक बात क्या हो सकती है कि जो आपकी मंशा है वो आप अपने प्यादों से जाहिर करवा रहे हैं। और आप इसको यही मत समझिए, रंजन गोगोई ने भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में भी माहौल उड़ाया था, जब दिल्ली
बिल आया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को जो है एलजी को दिया जा रहा था। उसके पहले धनखड़ साहब भी जुडिशरी के संबंध में जो है, जुडिशरी सुप्रीम है कि संसद सुप्रीम है, पर जो है ये जो है संविधान पर जो है धनखड़ साहब भी सवाल उठा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, लेकिन उनकी भी हिम्मत संविधान सभा की नहीं हुई कि संविधान सभा बुला करके और एक एक बात पर डिस्कशन करा करके और फिर उस पर मतांतर लिया जाए कि जो है कौन उसके पक्ष में है, कौन उसके पक्ष में नहीं है। इस तरह संविधान हमारा तैयार हुआ था और बाबा साहब उसके मुख्य शिल्पी थे। उन्होंने भी एक कमेटी बनाई। कमेटी की जो रिव्यू कमेटी है, तो क्या पूरे संविधान में संशोधन कर देंगे? और जो एक प्रावधान है कि आप जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर पर संशोधन नहीं कर सकते, तो अब उसको आप कैसे संशोधन करेंगे बिना संविधान सभा बुलाए? तो ये एक माहौल बनाने की तैयारी है, जैसे आपका बंद डिब्बे में से अचानक से जो है लोकसभा के सत्र या संसद सत्र के आखिरी दिन सरकार ने एक दिन पहले जेब में से जो है वो निकाला और तीनों जो है आपके औपनिवेशिक काल का बिल बता करके आईपीसी को और उसके साथ फिर सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने का जो है इन्होंने नया जो है वो क्या कहते हैं बिल पेश कर दिया। और फिर समझा कि अगर इसको हम तत्काल पास कराने की कोशिश करेंगे तो विवाद होगा, तो प्रवर समिति को भेज दिया है कि अभी नहीं, अगले चुनाव के पहले तक तो सरकार के पास आसुरी बहुमत है ना, वो जो चाहेगी पास करा लेगी। और हमारे जो प्रादेशिक दल हैं वो अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण वो ये नहीं देखेंगे इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। उनका तो कुल मिला स्वार्थ ये है कि हमारी सरकार बिना डिस्टर्बेंस के केंद्र चलने दे रहा है, हमें राज्यपाल डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, इसी पर वो बहुत खुश हैं। तो उनका तो जैसे ये लगता है कि कौन रिप होए हमें का हानि का जो एक तो मुहावरा चलता है हमारे देश में कि कोई राजा हो जाए हमें क्या नुकसान है, ये लगता है कि उस पर चलते हैं। इनको पूरे देश की जनता की, अपने प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं। तो अब इस पर जब बवंडर उठा तो आर्थिक सलाह परिषद ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया और अब विवेक देव राय भी सफाई देते फिर रहे हैं कि भाई ये तो हमारा लेख है, एएनआई के माध्यम से जो है छपा है मिंट में, तो लेख में तो पहले ही लिखा रहता है कि इस विचार से जो छापने वाला है वो सहमत है या नहीं है, इसका कोई जो है आकलन नहीं किया जा सकता। ये लेखक के निजी विचार है और विचार के प्रभाव में कुछ भी विचार में आ सकता है। वो ये विवेक देव राय सफाई दे रहे हैं। बीजेपी भी अपने को झाड़ पोंछ के अलग कर रही है कि हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार विपक्षी हमेशा तंज करते रहते हैं कि सरकार संविधान बदलना चाहती है, सरकार संविधान बदलना चाहती है, और बार बार ये सफाई देते हैं कि नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम संविधान नहीं बदलना चाहते। अब इसमें विवेक देव राय का लेख है और जैसा कि आपने कहा कोई भी संविधान विरोधी और देश विरोधी बात अगर कहता है तो एक और किसी के आलोचना पर, किसी की फेसबुक टिप्पणी पर आप उसको गिरफ्तार करवा देते हैं, और एक और जो है इतनी बड़ी बड़ी बात जो है देश और कानून व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी, जुडिशरी विरोधी, चीफ जस्टिस पर व्यक्तिगत अटैक, झूठा जो है उनका जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो वीडियो चला करके देशद्रोहिता कर रहा है। चूंकि वो आपकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये पूरा देश देख रहा है और ये पूरा देश जब देख रहा है तो इस देखने में जो है क्या कहते हैं ये सब जो है वो चुरकराई नहीं चलेगी कि हम इससे सहमत नहीं है, हमारा ये विचार नहीं है। आपके साथ जो व्यक्ति आपके आर्थिक सलाह परिषद का जो सदस्य वो चेयरमैन है, वो अगर इतने कलुषित विचार रखता है संविधान के खिलाफ, तो आप संवैधानिक सरकार है तो कई मिनट उसको बर्दाश्त करेंगे? क्यों नहीं अब तक उसको फायर कर दिया गया? क्यों नहीं उससे इस्तीफा मांग लिया गया? क्यों नहीं राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त कर दिया गया? और आपने नहीं किया तो ये सीधे सीधे ये बात इस बात का परिचायक है कि आप जो है नहीं चाहते कि वो बर्खास्त हो, आप चाहते हैं कि वो विचार कहीं न कहीं चले। ये बात उसी तरह है जैसे संघ को सहस्त्रमुख का संगठन कहा जाता है, जिसके एक सहस्त्रमुख है। एक ही समय में एक बोलेगा कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है, उस समय दूसरा बोलेगा कि ये वो जो है उसका विश्व हिंदू परिषद और हिंदुओं का मामला है, ये हम राजनीतिक दल है, हमसे मतलब नहीं है। वहीं तीसरा बोलेगा कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में। और फिर राम मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे चल के आ जा रहा है तो उसके बाद ये ढोल पीटा जा रहा है कि ये सब मोदी जी की वजह से आए। ये वो मोदी जी हैं जिन्होंने एक दिन भी कार सेवा जो है वो क्या कहते हैं अयोध्या में नहीं की। अयोध्या में जिस दिन विध्वंस हुआ था विवादित ढांचे का, उस दिन भी मोदी जी अयोध्या में नहीं थे।
पूरे आंदोलन में दूर दूर तक कहीं मोदी जी नहीं थे, तो मुजावरों ने धक्का सहा विश्व हिंदू परिषद ने, और मजा जो है वो क्या कहते हैं गाजी मियां मार रहे हैं। कहावत है कि मजा मारे गाजी मियां, धक्का सहे मुजावर, मुजावर शहीद हो गए और गाजी मियां जो है मजा मार रहे हैं। और तो और आपने जो है अयोध्या मामले को भी जो है अभी जो है आपने उस पर ऑडिट करा करके वो कहा कि ठेकेदारी में बेईमानी हो रही। कहीं न कहीं जो अयोध्या की जो कमेटी बनी हुई है, जो आपके न्यास बना हुआ है, जो अयोध्या के सारा काम को देख रहा है, आपने उस पर भी सवाल उठा दिया है, ताकि कल गए वो मंदिर के पुजारी सिर्फ पर क्लेम न करे, आप जिसको चाहे उसको पुजारी बनवा के वहां का पैसा वसूल करवाए। तो सब असली खेल तो गुल्लक की लड़ाई है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक की लड़ाई क्या है हावी होने की, असली है अमृतसर के गुल्लक की लड़ाई। तो जहां भी इस तरह का मामला है वहां मामला गुल्लक की लड़ाई का है, वहां जो है वो उससे लेना देना नहीं है आपके क्या कहते हैं आस्था से, आस्था का दोहन करके गुल्लक की लड़ाई है। ये है सर। संविधान बदलने जी की बात देखिए, आरएसएस के पूरे जिन में ये था कि संविधान को हम नहीं मानते। वो जब से जी संविधान सभा बनी तभी से उनका एक अंडरस्टैंडिंग था। जी और अभी 21वीं सदी है, 2023, अगर ये संविधान बदलना चाहते हैं तो लुक्का छुपी क्या, अपना प्रपोजल तो लेकर आए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इनका क्या है? नहीं, संविधान सभा बनाएं, पहली शर्त है कि आप संविधान सभा बनाएं, जैसे जी बनाई गई थी और एक एक धारा पर बहस हुई थी। उस बहस में तमाम धाराओं में संशोधन किया, तमाम धाराएं शामिल नहीं हुई, तमाम नई धाराएं शामिल हुई। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, संविधान के बनने के अभिलेखों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दर्ज है, और भी भाषाओं में इसका तर्जुमा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि विवेक देव राय ने लिखा क्या है, तो उसका जिस्ट मैं बता देता हूं। हम लोगों के लिए नए संविधान को अपनाने का मामला है। देवराय ने लिखा, अब हमारे पास वह संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किया गया है, हमेशा बेहतरी के लिए नहीं। हालांकि 1973 में हमें बताया गया कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता। वो जो कोर्ट का केशवानंद भारती का केस है, भले ही लोकतंत्र संसद के माध्यम से कुछ भी चाहता हो, क्या कोई उल्लंघन है इसकी व्याख्या अदालतों द्वारा की जाएगी। जहां तक मैं इसे समझता हूं 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है, नए संविधान पर नहीं लागू होता। देवराय ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि देखिए संविधान का जीवन काल मात्र 17 वर्ष होता है। भारत में वर्तमान संविधान ही को औपनिवेशिक विरासत करार देते हुए उन्होंने लिखा है, हमारा वर्तमान संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस अर्थ में यह एक औपनिवेशिक विरासत भी है। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में औपनिवेशिक विरासत के नाम पर कई चीजों को या तो बदल दिया है, या फिर उसमें बड़े बदलाव किए हैं, या नाम बदल दिया है। और औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने के नाम पर इंडियन पीनल कोड को बदलने की भी तैयारी है और नया लाया गया है। उसके साथ सीआरपीसी और वो भी तदनुसार साक्ष्य अधिनियम भी नया उसमें मतलब क्या कहते हैं गढ़ा गया है। विवेक ओबराय ने एक जगह लेख में लिखा कि हम जो भी बहस करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा संविधान से शुरू और संविधान पर खत्म होता है। कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का अब क्या मतलब है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देना होगा। ये आर्थिक सलाहकार जो सरकार को आर्थिक सलाह देते हैं जिससे अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, ये उनका जो है ये अवधारणा है। अब आर्थिक सलाह परिषद ने गुरुवार को खुद को और सरकार को उनके विचारों से दूर कर लिया है। उसने कहा कि डॉक्टर देवराय का हालिया लेख उनकी व्यक्तिगत क्षमता में था, वे किसी भी तरह से आर्थिक सलाहकार परिषद पीएम या भारत सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करते। यह भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। ऐसी सफाई विवेक देवराय ने दी है। तो ये तो इस तरह छोड़ करके देखते हैं कि जनता की नब्ज टटोलते हैं कि जनता का नब्ज क्या है, और चतुर्दिक विरोध और चतुर्दिक जो है आलोचना से घिरने के कारण अब ये बैकवर्ड मोशन में जा रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि इससे जो है हमें डैमेज हो जाएगा। और चूंकि चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद ये चुनाव है, और विपक्ष ने अगर ये मुद्दा बनाया कि आप अगर चाहते हैं कि चुनाव हो, आप ये चाहते हैं कि एकाधिकारवादी शासन न हो, तो आपको ये वोट देना पड़ेगा, वरना विपक्ष को, वरना इंडिया को वोट देना पड़ेगा, वरना अगर इनकी सरकार आई तो इस बार ये संविधान बदल करके आपके सारे अधिकारों को मनुस्मृति में बदल देंगे।
ये विपक्ष को कहना पड़ेगा। नहीं, वो तो जाहिर है, सोशल मीडिया पे काफी चल जी रहा है। और ये जी जब उनके व्यक्तिगत ऐसे राय हैं संविधान के खिलाफ, तो उनको तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए था। हाँ, अब यही तो हमने कहा नहीं कि अभी आप जो है योगी की जी जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं, उनके खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट पर या उस पर लाइक करने पर या फॉरवर्ड करने पर किसी को जेल मेरे भेज ऊपर देते 2 हैं। एफआईआर है, मेरे ऊपर 2 हाँ एफआईआर है। हाँ, आप भेज देते हैं। और दूसरी ओर इस तरह संविधान के बारे में और गोगोई हो, ये हो, धनखड़ हो, इस तरह की बात कर रहे हैं। धनखड़ को संवैधानिक पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार है? उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति होकर संविधान के विरुद्ध उन्होंने बोला, दांचियार के। उनको है अधिकार 1 मिनट भी उपराष्ट्रपति पद पर रहने का? उनको तो राष्ट्रपति को ही जो है वो मांग लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आपको जब संविधान में विश्वास ही नहीं तो उसका शपथ लेकर के आप कैसे इस पद पर बने हुए हैं? गोगोई को जिस संविधान के आधार पर राज्यसभा के मेंबर बने हैं, उनको अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर ही विश्वास नहीं है तो वो किस आधार पर राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं? पेंशन लेने के लिए, उसका जो है फायदा लेने के लिए, दिल्ली में परमानेंट मकान के लिए, किस लिए बने हुए हैं राज्यसभा के मेंबर? तो सवाल सर, इस बात का है कि हैं जी, हाँ ठीक है, सवाल इस बोलिए। बात, हाँ हाँ, सवाल इस बात का है कि आप ऐसे लोगों को, जो लोग या इस तरह का संशोधन आप क्यों नहीं लाते कि जो भी संविधान और कानून के शासन के खिलाफ बोलेगा उसको संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने उसी संविधान की शपथ खाई है। जी उसी संविधान की शपथ लेकर के वो जो है, चाहे लोग संसद का सदस्य बना हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति जज बना बने। हो, चाहे राष्ट्रपति बना हो, या चाहे प्रधानमंत्री बना हो, और चाहे जो है वो क्या कहते हैं आपके जज साहब ने जो है वो शपथ ली हो, न्यायपालिका में शामिल हुआ हो। तो जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं, अगर उनको संविधान में विश्वास नहीं है तो उनको सबसे पहले उससे इस्तीफा देना चाहिए, या उनको हमें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। और फिर आगे जनता में कहिए, फिर इस मुद्दे पर आप जनता से सीधे सीधे जनमत संग्रह कीजिए, आप इस मुद्दे पर जनादेश लीजिए कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। देखिए जनता आपको देती है कि नहीं। हम आएंगे तो आधा से ज्यादा देश अडानी को सौंप देंगे, अंबानी को सौंप देंगे। अगर आपको जनता जनादेश दे देती है तो जेपी सिंह और रतन लाल क्या करेंगे? जब मेजॉरिटी शासन, वो भी एक वोट का की मेजॉरिटी का आपने प्रावधान कर रखा है। उस समय भी संविधान सभा में बहस चली थी कि जो है 1 वोट का होगा कि 2/3 या उसका होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का होगा। तो इस देश के लिए तो जर्मनी की प्रणाली चाहिए, जहां 1 वोट का भी वो है और समानुपातिक प्रधान वो भी है, ताकि वहां बैलेंस चुनाव होता है, वहां डिसबैलेंस चुनाव नहीं होता कि कम वोट पाने वाला सरकार बना ले और ज्यादा वोट पाने वाला विपक्ष में बैठे, जी कम संख्या पा करके। एक एक वोट का लोकतंत्र ये है, आप मान लीजिए। सर, जी सब कुछ कॉलोनियल लीगेसी है। सब कुछ, जी संविधान, जी आईपीसी, सीआरपीसी। लेकिन जी विवेक देव रॉय तो वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में, उसको संस्कृत में क्यों नहीं लिखते हैं? प्रधानमंत्री जी प- इतने महंगे जहाज लाए हैं, उनको पुष्पक विमान में उड़ना चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बच्चे विदेश में, रविशंकर प्रसाद के बच्चे विदेश में, सारे देश के जो है ना टॉप लीडर्स, उन सबके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। और रोड पर दंगा करने के लिए दलित आदिवासी पिछड़े उतारते हैं हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। तो जब संविधान अच्छा, ये बदल जाएगा। जी, कांवड़ यात्रा में कौन लोग हैं सर? वही 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 कह रहा हूं मैं सर, कि जब संविधान बदल जाएगा तो इनका बीपी शुगर वगैरह ठीक होगा थोड़ा सा। ये बीपी शुगर उनका ठीक हो या ना हो, न्यायपालिका का इनके कुकृत्यों पर हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। कहा जाता है ना कि अभी तक लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, हमारे साथ अन्याय होगा तो हम अदालत में देखेंगे, या हम्म अदालत के जो भी निर्णय आ रहे हैं उस निर्णयों में कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर लोगों पर अन्याय बंद हुआ या अन्याय हम्म का प्रतिकार हुआ तो जो है ये अदालत ने हस्तक्षेप किया तो हुआ, नहीं किया तो नहीं हुआ। अभी आपका जो 15 अगस्त पर जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सभा में जजों का और न्यायपालिका का आह्वान किया कि जो अंधाधुंध बुलडोजर चल रहा है और जो गिरफ्तारियां जिस तरह मनमाने ढंग से हो रही है, उसमें न्यायपालिका को पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होना दिखना चाहिए। और क्या वो आह्वान करेंगे कि आप जो है विद्रोह कर दीजिए? तो ये करने का, कहने का उनका सिर्फ यही अर्थ था ना
कि देश भर में गैर कानूनी ढंग से बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ तो ये देश भर में कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, गैर कानूनी ढंग से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, बिना मुकदमा चलाए विभिन्न धाराओं में जो है क्या कहते हैं सालों महीनों तक बंद रखा जा रहा है। उसके बाद सबूत के अभाव में वो लोग छूट जा रहे हैं। आप उनको सबूत, क्योंकि अंततः तो सबूत पे मामला आएगा। तो सवाल इस बात का है कि आपने कानून ही इस तरह नहीं बनाया कि पहले ही उसमें चेक एंड बैलेंस हो जाए, क्योंकि आपकी मंशा जो है सजा उसकी नहीं है कि क्या कहते हैं आप वो अपराधी है और सजा दें। आपकी मंशा है कि उसको किसी एन केन प्रकार निवारक गिरफ्तारी में जो है उसको हम पकड़ करके अनंत काल तक जेल में रखें और जो है उसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप न करे। किसी जवान को आप 22 साल की उम्र में पकड़ेंगे और 14 साल के बाद 36 साल की उम्र में छूटेगा तो जो है ना उसकी जवानी ही बचेगी, ना अधेड़ावस्था ही बचेगा और सीधे बचपन से बुढ़ापा में प्रवेश कर जाएगा। सर, आप तो लॉ के जी जानकार भी हैं। अगर थोड़ा इमेजिन कीजिए, कल्पना लोक में चलते हैं कि जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो क्या पेशवा वाला रूल लागू होगा? मतलब कैसे न्यायाधीश उसमें कैसे काम करेंगे? भाई, अगर मनुस्मृति लागू होगी तो मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार न्याय होगा। आखिर जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के कई जज, नजीर साहब, जस्टिस सूर्यकांत, इन लोगों ने कहा ना कि याज्ञवल्क्य और जो है क्या कहते हैं चाणक्य, याज्ञवल्क्य उनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, उस तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। वो लोग भी औपनिवेशिक कानून की जो है आलोचना कर चुके हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। ऐसा नहीं है, ये पूरा एक जो है मतलब टीम कैसे? फौज है जो जो अपनी क्या कहते हैं विचारधारा है, जो अपने विचारों को लादने के लिए हर मंच का प्रयोग कर रही है। और जो लोग आरएसएस को नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आरएसएस जो है केवल आज में विश्वास नहीं रखती, आरएसएस बीज डालने में विश्वास रखती है कि इसमें बीज डालो, फिर ये पुष्पवित पल्लवित होगा और उसके बाद जब होगा तो फिर वो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। जो उसने 50 साल पहले जनता पार्टी के सरकार के समय जब जो उसने घुसाना शुरू किया लोगों को, पत्रकारिता में घुसाया, न्यायपालिका में घुसाया, सब जगह, वो बीच में थोड़ा रुका, फिर उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो फिर नए सिरे से घुसाया। अब इधर 9 साल से वो लगातार उनको जो है घुसाने का जो है मतलब उनका उपक्रम चल रहा है। और जो घुसाने वाले तंत्र हैं या तो उसमें उनका कंट्रोल है या वो जो है अपने क्षुद्र लाभ के लिए वो कहीं ना कहीं उस समय झुक जाते हैं। नतीजा है कि वो जो है उस तरह का जो है तंत्र, एक लगातार दक्षिणपंथी विचारधारा का तंत्र हमारे सारे तंत्र में प्रवेश कर गया है। आप एक समय देखेंगे कि एक समय जनसत्ता अखबार में ऐसे ऐसे लोग घुसे थे जिनका शुद्ध रूप से जो है संघ के प्रति समर्पण था। जी उसमें जी, हम राम हैं। बहादुर राय का नाम शीर्षस्थ है। राहुल देव, हम्म, राम बहादुर राय, प्रदीप सिंह, है ना, इस तरह के लोग जो है उसमें सब घुसे थे। वो संपादक बन के रिटायर हुए, ये रिटायर हुए, आज तक वो बैटिंग जो है क्या कहते हैं संघ की कर रहे हैं, संघ के हम्म, विचारों की कर रहे हैं। तो ये तत्काल में विश्वास नहीं रखते, ये बीज डालने में विश्वास रखते हैं। और बीज बीज डालते हैं कि जब वो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में पहुंचेगा, युवावस्था में पहुंचेगा, जब उसको मौका मिलेगा तो एजेंडे को लागू करने में मदद देगा। जी 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 चलिए, शुक्रिया सर। और आपने बेहतरीन तरीके से समझाया। दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, बहुत ही दबंगई से और स्पष्ट तरीके से बात करते हैं और कानूनी तरीके से बात करते हैं, इसलिए किसी से न डरते हैं न झुकते हैं। पूरा वीडियो सुनिए इनका और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। लेकिन संविधान समीक्षा बनाम संविधान सुरक्षा, ये सीरीज जारी रहेगी और आप लोग इतना इस मुद्दे को गर्म कीजिए। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा नहीं, लोहे को इतना पीटो कि लोहा गर्म हो जाए। इन्हें गैर संवैधानिक देशद्रोही बात इन्होंने की है। ओबेरॉय साहब, डेब्रॉय साहब ने, तो विवेक डेब्रॉय हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को तो मुद्दा। संजीव जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी, आइए आइए आइए। आज तो हम लोग एक ही कलर फैमिली के कपड़े पहने हुए हैं। जी जी। हाँ संजीव जी, हाँ बताएं संविधान सर। की संविधान, चर्चा। विवेक, संविधान के संशोधन की बात जो विवेक देव राय ने की, उस पर आप अपने विचार व्यक्त करें मित्र। देखिए वो मेरा ये मानना है विवेक देवराय साहब वाला बेसिकली लेख जो मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि उसके पीछे रंजन गोगोई साहब ने भी पीछे लोकसभा राज्यसभा के अंदर बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीजें है, उन पे विचार किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पे उन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे रंजन गोगोई साहब ने।
तो मैं समझता हूं कि वो जो एक प्रक्रिया चल रही है संविधान को लेकर, उसी का एक्सटेंशन है विवेक देवराय साहब। और मैं एक लाइन तो सिर्फ इतना बोल जाऊंगा कि हमें कोई बता रहा था कि विवेक देवराय साहब कांग्रेस के जमाने में बहुत मलाईदार पोस्टों पे रहे हैं, मनमोहन सिंह के टाइम में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इस तरह के लोग हैं जो कांग्रेस की सरकारों में भी मलाई खाते रहे हैं, वो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उस समय वो कांग्रेस के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों को एग्जिस्टेंस कैसे होता है, किस तरह से लोग सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है विवेक देवराय साहब के बारे में। बाकी जहां तक संविधान बदलने की बात है तो बड़ी एक सिंपल सी बात है कि ये बहुत ही मल्टी एथनिक, मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल एक देश है। और यहाँ पे आप इस तरह के कोई भी प्रयास करेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये प्रयास विफल होगा। इस देश को बहुत तरीके से एक संविधान बनाया गया है और ये संविधान कोई जो 1950 में जो लागू हुआ, उसके पहले एक लंबा प्रोसेस चला 30-40 साल का, जिसका फाउंडेशन आप देख सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था, फिर उसके बाद और भी तमाम बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, बड़े बड़े विद्वान लगे और बड़े लंबा डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देश भर के जो जाने माने आज की तरह के उस समय सांसद या विधायक नहीं होते थे कि जिनको मतलब कि जिनकी जानकारियों पे तमाम क्वेश्चन उठते हैं। उस समय बड़े ही, चाहे तुम कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे और भी दूसरे दल जो थे कांग्रेस से अलग विचार के थे, इवन कि इनके भी लोग होंगे जो नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जो तमाम लोग थे, तो कम से कम इनकी जानकारियां बड़ी गहन थी और उन्होंने बहुत विचार विमर्श के बाद एक संविधान बनाया है। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ जल्दीबाजी में कि इतिहास में हमारा नाम लिखा जाए, उसमें तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, इस आरोप पे नए नए कानून आ रहे हैं और वो कानूनों की जो समीक्षा पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इतनी खामियां उठाई जा रही है, इतने क्वेश्चंस हैं उस पे कि अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो ब्रिटिशियर्स ने जो कानून बनाए, क्या उसका विकल्प के रूप में इनके पास इतने विद्वान हैं कि इस तरह के कानूनों में बदलाव कर सकें। जिस ढंग से संविधान सभा में डिस्कशन हुआ और जिस ढंग से संविधान बनाया गया, क्या इतने ये योग्य हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये इस संविधान बदल दें और संविधान बदलने के बाद कोई बहुत अच्छा संविधान दे सकें। मुझे इस सारी चीजों पे शक है और मुझे लगता है कि संविधान बदलने की जो कोशिश है, ये एफर्ट्स जो है एक फ्रस्ट्रेशन का एफर्ट्स है। शायद इनको लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है और सरकार जाने से पहले, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कहा कि मैं सत्ता ही नहीं दूंगा, इनकार कर दिया था सरेंडर करने से, आपको याद होगा बाइडेन की जीत के बाद। तो क्या इस तरह के मतलब कि जो इनको कहीं ना कहीं से महसूस होने लगा है कि हमारी सरकार जा सकती है, अब क्या किया जाए, कैसे सरकार बचाया जा सके, एक फ्रस्ट्रेशन है इनमें। तो ये इस तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान बदलने में इस देश के अंदर सफल हो पाएंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में भी बड़ी कोशिशें हुई। संजीव जी, एक लाइटर मूड का क्वेश्चन। अभी जेपी साहब से बात हो रही थी कि भाई मनुस्मृति लागू हो जाएगा सीधे, तो मान लिया मनुस्मृति में तो हम कहाँ रहेंगे मुझे पता है, जेपी सर कहाँ रहेंगे मुझे पता है, लेकिन कायस्थ तो भूमिहार लोग किधर रहेंगे? नहीं, देखिए मनुस्मृति जो किसी जमाने में देखिए जो वर्तमान, देखिए जो इस तरह के जब संविधान बदलने की बात होती है तो इसमें मनुस्मृति का कोई बात ही नहीं होगा। इसमें तो हर आदमी के जो जिस तरह के, अगर देखिए अभी जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं, जो इस तरह के जब संविधान बनाने वाले लोग होते हैं, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो चाहते हैं कि 10-20-50 लोगों के पास पावर रहे, अपनी मर्जी से शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से संसाधनों पर कब्जा करें, अपने मर्जी से अपने मित्रों को जो लाभ देना है दें और उन पे कोई सवाल ना उठे। वो देखिए आम ब्राह्मण लोग तो बेचारा वही दरिद्रता में रहेगा और रह रहा है। जेपी सिंह भी वैसा किसको स्वीकार ना करें, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक रूप से आज की डेट में। ठीक है, कुछ ब्राह्मण सत्ता में होंगे, सत्ता को सलाह देते होंगे, सत्ता के नजदीक होंगे, लेकिन आम ब्राह्मण तो हमको तो लगता है कि आपके कॉलेज वॉलेज में भी बहुत सारे चौकीदार हैं, आसपास में दिल्ली में भी देखता हूँ ब्राह्मण ही है, खुश है, हिंदू राष्ट्र बनाने से खुश है, उसको लगता है कि मेरे नीचे शूद्र और अति शूद्र है, खुश है वो। नहीं उसको गरीबी से लेना देना नहीं है। ऐसे तो देखिए क्या हुआ कि अभी जब टमाटर महंगा हुआ, 200 रुपए किलो जब टमाटर हो गया, तो कई ऐसे लोगों को मैंने लाइन में लगे हुए देखा, सरकारी जो एक दुकान पे जो टमाटर जब बिक रहा था ना, तो सोसाइटियों में कई ऐसे लोगों को
मैंने क्या कहा जाता है, टमाटर 200 रुपए सस्ता टमाटर, राशनिंग वाला टमाटर लेते हुए देखा, जो लगातार कह रहे थे कि पेट्रोल 1000 रुपए का हो जाए, मैं पेट्रोल लेकिन तब भी मैं खरीदूंगा, लेकिन मैं इस सरकार को नहीं जाने दूंगा। उनकी हालत में बड़ा देख रहा था कि वो बेचारे 200 रुपए वाला टमाटर को 100 रुपए में खरीदने के लिए आधा घंटा लंबा लाइन में लगे हुए थे। तो ये जो है ना, वो चाहे जो बोले, लेकिन मेरा मानना है कि जो वस्तु स्थिति है उससे अलग है। जी जेपी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए ठाकुर साहब के तो देखिए बंदे जो है, देखिए संजीव जी ने एक व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे ऊपर की है, इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहता। अच्छा। हमारे सबसे परम मित्र ब्राह्मण लोग ही हैं, परम मित्र, क्योंकि मूर्खों से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उनके बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है, आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो। लेकिन मैं यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का जो है डुअल कैरेक्टर, जहां वो वंचित है वहां वो सुदामा बन जाते हैं, और जहां भाव आता है वहां वो परशुराम बन जाते हैं। और परशुराम क्यों बनते हैं? क्योंकि जिन ठाकुर जी के नाम पर पूजा करके ये भोजन करते हैं और पूरा जो है प्रसाद उदरस्त करते हैं, चढ़ावा उदरस्त करते हैं, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं ठाकुरों के प्रतीक हैं। और परशुराम जो है ठाकुरों के विनाशकर्ता के रूप में जो है क्या कहते हैं, मतलब माने जाते हैं कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था, ये कहा जाता है ना, शास्त्रभाव से उनकी लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो पीड़ा का दंश जो है वो, मतलब वो जमाना चला गया, वो पौराणिक कथा थी कि असली कथा थी, इस पर भी सब बहस है, स्मृतियों के भी उस पर सब बहस है, लेकिन वो अभी भी उस कथा से ऊपर नहीं उठ पा रहे। तो कब ये सुदामा रहेंगे, कब परशुराम, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक बात। नंबर 2 बात, अभी अभी बहन मायावती की सुर्खी हम देख रहे थे कि उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार से मांग की है, वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, कितना जो है संविधान विरोधी बात करने वाले विवेक देव राय पर क्यों नहीं अभी तक केंद्र सरकार ने कानूनी कार्रवाई की। अगर बहन मायावती जी जिस तबके की राजनीति करती हैं, जो तबका आज की डेट में भ्रमित है और बीजेपी के आधा तबका गोद में बैठ गया है, जिस भी वजह से सही, 5 किलो राशन की वजह से ही, अगर वो तबका जो है उसके खिलाफ आ जाए तो बीजेपी को सत्ता में कोई ला नहीं सकता। जी शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों, आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा, एकदम गर्मा गर्म बहस है, और पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड। शुक्रिया सर, शुक्रिया संजीव जी।